एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल की होगी। अमेरिकी सदर की नई धमकी, मंगल की डेडलाइन फाइनल है। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत एतदाल पसंद है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानी सरजमीन से 200 अमेरिकी फौजियों ने यमन को रेस्क्यू किया। हमने रेत में फंसे 2 कार्गो तैयारों को तबाह करने को तरजीह दी। उन्होंने अमेरिकी ज़राए अबलाग को निशाना बनाते हुए मुतनब्बे किया कि पायलट की ईरान में मौजूदगी की खबर लीक करने वाला अमेरिकी मीडिया जेल जाएगा, क्योंकि यह अमेरिकी सलामती का मामला है। मैं नेटो से बहुत मायूस हूं, बुध तक आपना हुर्मुज़ नहीं खोली तो ईरान पर हमले करेंगे। खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का सख्त जवाब। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका भरपूर जवाब और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो अमेरिका की तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल-मंद में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी दे दी। वफाकी हुकूमत का पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला, जबकि सिंध में मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगी। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इतलाक आज से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। रावलपिंडीज की जानिब से सैम बिलिंग्स 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान सुल्तान के स्पिनर फैसल अकरम ने 4 और इरफात मिन्हास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर नसीम शाह गैर मुइना मुद्दत के लिए PSL 11 से बाहर हो गए। रावलपिंडीज टीम इंतजामिया ने तस्दीक कर दी, नसीम शाह 2 अप्रैल को कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान साइड स्प्रेन इंजरी का शिकार हुए थे। फ्रेंचाइज के मुताबिक मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी की मॉनिटरिंग कर रहा है। उम्मीद है कि वो रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापस आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा और खुशगवार हुआ होगा। जैसे कि कराची का मौसम है वैसे ही आपकी सुबह रही होगी। वेल, मौसम बहुत अच्छा है और आई एम होपफुल के लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कराची में कल और आज बारिश की पेश गोई थी। वेल, कल तो ऐसा इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं, तेज़ बारिश कम अज़ कम नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश थी और इसे कहना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ रीज़नेबल बारिश थी जिसको लोग इंजॉय भी करें और अपने काम को भी जारी रखें, मूव ऑन करें। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बारिश का जो टाइमिंग्स रही मुल्क के, अगर हम बात कर लेते हैं पूरे मुल्क की, तो बारिशों के साथ साथ याला बारी भी विटनेस की गई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ये भी खबर आई है कि बारिशों के बाइस होने वाली तबाही के अदाद शुमार अब बढ़ते जा रहे हैं और सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। और घरों की छतें और दीवारें गिरने से अब तक 45 अफराद जाँ बहक, जबकि 105 अफराद जख्मी हुए हैं। आगे चल के शो में इस पर मजीद बात करेंगे। तस्करा करते हैं मुल्क में जारी एनर्जी क्राइसिस और स्मार्ट लॉकडाउन का। तो वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मुल्क भर में बाजार, मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसका इतलाक 7 अप्रैल से होगा। लेकिन सिंध हमेशा की तरह फैसले लेने में ताखीर का शिकार है। हाँ या ना की कशमकश में फंसी सिंध हुकूमत अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। बिल्कुल, बाजार जल्दी खोलने और जल्दी बंद करने की तजावीज़ तो ज़ेर गौर हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी इस फैसले की मुखालफत कर रही है। ऊंट किस करवर बैठ भी नहीं रहा और आवाम भी तजब्जुब का शिकार है कि आखिर फैसला क्या होने जा रहा है। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। प्रोग्राम में खेल का भी जिक्र करेंगे क्योंकि PSL के मैचेस जारी हैं। कल हमने मुल्तान सुल्तान्स का कंसेक्यूटिव मैच देखा। रावलपिंडीज के अगेंस्ट 7 विकेटों से उनको हराने में वो कामयाब हो गए और क्या धुआंधार बैटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड हमें मुल्तान सुल्तान की जानिब से नजर आई। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है। नसीम शाह जो इंजरी का शिकार हुए थे, कुछ नहीं पता कि वो वापस कब आएंगे। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए हैं और अब सिचुएशन ये है कि पिंडीज़ को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस सारे मामले पे आगे चल के हम ज़रूर बात करेंगे। अपने शो का आगाज़ करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से, एंड दैट इज़ गुज़िश्ता रात की अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की उस अहम प्रेस ब्रीफिंग से
कि जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था, अब उसको मुख्तलिफ लोग अपने तरीके से देख रहे हैं। हालिया कोशिशें जो भी हुई सालिसी की, कल हमने ये देखा कि इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है वो भी सामने आया कि पाकिस्तान अपनी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो इस वक्त ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप जिस हवाले से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से सख्त डेडलाइन और धमकियां जारी हैं। ईरान ने भी अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती इख्तियार कर ली है। बिल्कुल, ईरानी फौजी क़यादत ने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि वो किसी भी दबाव या धमकी के सामने नहीं झुकेंगे और किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। एट द सेम टाइम ट्रंप ने एक बार फिर से खबरदार किया है कि अगर कोई डील नहीं होती है तो ईरान के पावर प्लांट्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है, जब एक तरफ हम ईरान की जानिब से ये देख रहे हैं कि वो बाबुल मंदब को भी ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, स्टिफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ तक रहने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सूरत हाल कितना कशीदा हो सकती है और क्या वाकई ही अमेरिका मज़ीद आगे बढ़ेगा, तबाही की तरफ जाएगा और उससे ईरान को कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी वो सूरत हाल है। एंड एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि गल्फ़ इसमें सालसी का किरदार अदा करना चाह रहा है, पाकिस्तान इसमें अपना सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन दोनों ही फरीक जो हैं वो किसी जानिब किसी एक तरफ नहीं आ रहे और ख़ास तौर पर सीज़ फायर की जो हर कोई बात कर रहा है, अभी तक बात सीज़ फायर तक नहीं पहुंची है। मज़ीद तबाही की तरफ लग रहा है कि ये जा सकती है। गुज़िश्ता रात की उस प्रेस ब्रीफिंग को ही अगर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे पहले तो वो आए और उन्होंने तकरीबन अपनी आधी प्रेस ब्रीफिंग सिर्फ इस चीज़ में लगाई कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान में दाखिल होके अपना जो एयरमैन है या जिसको वेपन ऑफिसर कह रहे हैं उसको रिकवर किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी 200 के करीब हमने जो ट्रुप्स थे वो भेजे रिकवर करने के लिए फर्स्ट वेव में, फिर सेकंड वेव में कुछ 9 छोटे तैयारे भेजे उसको रिकवर करने के लिए और हमने उनको रिकवर कर लिया। उस ज़ाहिर सी बात है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, मुझे नोबेल अमन का इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है जो सादिया आपने भी मेंशन की वो ये कि सदर ट्रंप आज की धमकी देके गए हैं ईरान को और उन्होंने कि अगर तो ईरान नहीं माना, अगर तो आपने हॉर्मुज़ नहीं खोली तो हम क्या कुछ करेंगे जी, हम उनकी सड़कें तबाह कर देंगे, उनके ब्रिजेस तबाह कर देंगे और वी विल स्टार्ट विद देयर पावर हाउसेस। और पावर हाउसेस से स्टार्ट जब करेंगे तो अगले 100 साल तक ईरान को हम खड़ा नहीं होने देंगे। और अपनी तकरीर में वाशकाफ उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा वी हैव वन, हम जीत चुके हैं मिलिटरीली, हम अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो उस पर मुहर सब्त कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये इसी के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर हुआ बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। कल की I'm sure आपने उनकी प्रेसर देखी होगी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की होगी। ही वॉज एज रूड एज ही कुड बी। इससे पहले वाली उन्होंने अपनी ट्रूथ सोशल की जो ट्वीट थी उस पर उन्होंने गालियाँ भी दी। मतलब जिस तरह की बातें वो कर रहे थे ऐसे स्टेट्समैन करते नहीं हैं किसी दूसरी स्टेट्स के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्लानिंग फॉर? एक दिन वो धमकी देते हैं और उसके बाद वो डील की बात करते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो बाय डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी मेंटेन करते हैं और एक दफ़ा तो उनके ऑफिसर्स ने ये बात कह भी दी है कि ताकि लोगों को पता ना चले हमारा प्लान क्या है। लेकिन कल की जो उनकी स्पीच थी या उससे पहले जो वो ट्वीट थी उसमें एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब जितनी हार्ड फोर्स अमेरिका ने यूज़ की है उसके बाद ईरान को घुटने टेक देने चाहिए। ईरान घुटने नहीं टेक रहा और ये उनके लिए एक मुश्किल बात है। और फिर जिस तरह के वो ऑर्डर्स दे रहे हैं या जिस तरह के वो मिलिट्री एक्शंस को सैंक्शन कर रहे हैं, वो तो समझिए कि जुमरे में आते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। तो आप सोचिए कि इस वक्त जो दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो दो ऐसे लोग चला रहे हैं जो एक डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल है, यानी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसे अहकाम दे रहा है जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बरखिलाफ हैं। उनके अपने जनरल्स ने उनका साथ देने से इनकार किया है, उनकी अपनी पार्टीज उनके साथ उस तौर नहीं है। तो कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इन सम वेज आइसोलेटेड भी है और ह्यूमिलेटेड भी है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसकी उन्होंने कल बहुत बात की, बट द फैक्ट कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा और इतना हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा वो ना करते
को मजीद हजीमत का सामना होता और एक हाई प्रोफाइल संजीव प्रिजनर ईरान के हाथ लग जाता जो उनके तकलीफ दे होता। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वॉर है ना, इसका जो वेरिएबल है वो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं है, उसका वेरिएबल जो है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन करके कहा है कि आप जंग बंदी ना करें। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर मैं, जो हम शुरू में बात करते थे कि ये जंग जो है ना एस्केलेशन ट्रैप में है, तो ऐसा लगता है कि डी एस्केलेट करना ही नहीं चाहते। इसराइल का तो मकसद यही है कि किसी तरह ईरान को सब्जुगेट कर दें, वो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो उसमें हर हाल में उसका हसूल चाहते हैं। अमेरिका इस वजह से बहुत नुकसान उठा रहा है। अच्छा, अब और हुमा साहबा, आपने जो बात की अमेरिका इस वजह से नुकसान उठा रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो कल हुआ ट्रम्प से और वो सवाल उसका जवाब दिए बगैर चले गए, वो ये था कि अमेरिका में गैस प्राइसेस जो बढ़ रही है, सदर साहब उसका कुछ जवाब देंगे, उन्होंने नहीं दिया। सर्टनली ही इज अंडर द लाइन ऑफ फायर। बट हम जब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्या ऑलरेडी बूट्स ऑन ग्राउंड इन ईरान हो नहीं चुका है डॉक्टर साहबा? देखिए, मेरे साथ कल एक इरानियन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने कोशिश की है बूट्स ऑन ग्राउंड्स की भी, और शायद चबहार पर, और जो इस वक्त ऑपरेशन हुआ वो भी इन सम वेज बूट्स ऑन ग्राउंड तो था ही, लेकिन जो भी मिलिट्री एनालिस्ट हैं, वेस्टर्न भी और हमारे भी, वो कहते हैं कि ये सुसाइडल होगा। और कितने मरीज उतारेंगे, हजारों में उतारेंगे ना। जो इरानियन ट्रेन है, जो इस वक्त आपको इरानियन जज्बा नजर आता है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा सही फैसला नहीं होगा। और अमेरिका को कभी भी बॉडी बैग्स की एपेटाइट नहीं रही है, तो ये उनके लिए मुश्किल फैसला है और उस फैसले के नताइज अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो बिसीज्ड हैं, मतलब वो फैसले खुद नहीं कर रहे हैं। वो कहीं उनके कोई ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे लोग एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र करते हैं, जहां वो पुश अराउंड हो रहे हैं इजरायली एजेंडे से, और इसीलिए डे वन से अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है, ये वॉर ऑफ चॉइस है, ये इम्पोज्ड वॉर है। और जो सबसे बड़ी शायद मिसकैलकुलेशन है वो ईरान का रिस्पॉन्स है। और ईरान इंटरेस्टिंगली अब के सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे नहीं जंग कर रहा, वो प्रोपेगेंडा फ्रंट पर भी उतनी ही समझिए तक़वियत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं? अब ऑब्वियसली हम सब इसको इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद अमेरिका को ये लगा था कि इतनी लंबी वो ये जंग ईरान लेकर जाएगा नहीं, इससे पहले ही उनका एमिनेशन, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, जो कि नहीं हो पाई। बट डू यू थिंक कि इससे जो लार्जर अचीवमेंट है, अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है कि इतनी तरक्की में पीछे धकेल दिया जाए ईरान को कि वहाँ से कम बैक करने में उसे बहुत अरसा लग जाए? बिकॉज आफ्टर ऑल द उनके ऊपर जितनी भी लगाई गई थी पाबंदियाँ, उनके बावजूद भी ईरान मैनेज टू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अंडर द टेबल या अराउंड, जैसे भी अपने ताल्लुकात से वो इकनॉमिकली अपने आप को फिर भी काफ़ी बेहतर रख पाए। जो टारगेट था पाबंदियों का वो उस तौर से पूरा नहीं हो पाया। जी, मेरा ख्याल है ईरान में बहुत सख्त तकलीफ उठाई है, सैंक्शंस का इकोनॉमिक पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि ईरान ने सरवाइव किया है। और इस वक्त जो ईरान पर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तौर हिट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कल उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी को बॉम्ब किया गया। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने वाहिद मैथमेटिक्स की नोबेल प्राइज लॉरिएट प्रोड्यूस किया है। तो ये तो ग्लोबल नुकसान है। और इसी तरह जिस तरह ब्रिजेस को, या उन्होंने कहा कि कल का दिन जो है वो तनसीबात का और पुलों का दिन होगा, यानी आज से वो कह रहे हैं डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, ईरान का जितना नुकसान हो गया है और जो इस रिजॉल्व का ईरान इक्कासी कर रहा है वो ये है कि अब ये तो हो गया है, तो इससे किस तौर बाहर निकला जाए कि हम ईरान के लिए कोई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म
गुंजाइश हासिल कर ले। मेरे ख्याल है ये जो पूरी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इस वक्त, जिसमें पाकिस्तान भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, वो इसके अराउंड हैं कि किस तरह ईरान, फॉर एग्जांपल, ईरान हुर्मुज़ के कंट्रोल की बात करता है, ईरान सैंक्शंस को हटाने की बात करता है, ईरान हट जाना चाहता है अब उन नुकसानात का जो उसके साथ हुआ है। तो ईरान हैज़ लॉस्ट सो मच, और इससे पहले ईरान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि सूरत हाल इस नहज में ना पहुंचे। वो निगोशिएशंस में था, उस वक्त हमला किया गया। अभी भी ऐसा लगता है कि जब अमन की कोई भी बात होती है या कोई भी पेशरफ्त होती है या सीज फायर की बात होती है, तो उस पूरी सूरत हाल को सबोटाज करता है इसराइल। तो इन सम वेज इसराइल हैज़ द वीटो ऑन दिस वॉर। लेकिन अब वाज़ेह चीज़ें सामने आ रही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी मिल रहे हैं ईरान के साथ इस जंग में, और चीन और रशिया की भी सपोर्ट अब तकरीबन इस बारे में कंफर्मेशन है कि उन्हें रिपोर्ट है। कुछ गैर मुसद्दक ज़राए से ये भी बात हो रही है कि नॉर्थ कोरिया ने भी उनको जो मिज़ाइल, सुपरसोनिक मिज़ाइल सप्लाई किए हैं, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इसराइल और अमेरिका के लिए ऑल भी राइट, बहुत आसान नहीं है। ऑल राइट, जस्ट अब वन लास्ट देखेंगे थिंग। कि ये जी जी, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता है या डी एस्केलेशन हो जाता जस्ट है। वन लास्ट थिंग डॉक्टर साहबा, शॉर्टली, आपने जो बात की है, मतलब कि ठीक है नॉर्थ कोरिया से चीज़ें हो जाएं, यहाँ से हो जाए, बट हम यहाँ बैठ के कोई भी नहीं चाहेगा कि उस तरफ जाए दुनिया। दुनिया चाहेगी मीडिएशन, दुनिया चाहेगी सुलह। पाकिस्तान इसमें बढ़ चढ़ के पेश रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स की बात सामने आई है। व्हाट्स द इनसाइडर, वो बात कहाँ तक पहुँची है? और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान इसलिए भी उसमें रिलक्टेंट रहा है बिकॉज उसको गारंटी चाहिए कि हम तो सुलह के लिए बैठ जाएं, लेकिन वो जो कि जीओपीसी कैंसिल कर देते हैं, वो जो अभी भी कल कहा ट्रंप ने कि मुझे जेडी वैंस ने और कुशनर ने कहा कि ईरान जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, मैंने कहा ठीक है बमबारी कर दो। सो व्हाट्स द इनसाइडर ऑन दिस मीडिएशन थिंग देखिए, सर? द ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, और जाहिर है कि जो दो हरीफ होते हैं उनके अगर उनका पर्सपेक्टिव एक जैसा हो जाए तो फिर जंग ही ना रहे। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव तो होता है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्किया एक बार फिर बहुत प्रोएक्टिव हुए हैं कि कोई गो बिटवीन हो जाए। आपको पता है खबरें आई, रॉयटर्स ने और दीगर न्यूज़ एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि मिडनाइट ऑयल बर्न किया जनरल आसिम मुनीर ने, ताकि कोई कॉन्वर्सेशंस हो जाएं, इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम आने लगा। लेकिन ध्यान कीजिए ना कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान या तुर्किया या इजिप्ट ये फैसिलिटेटर्स हैं। ये जो मीडिएटर्स के भी स्टेटस पे भी नहीं गए, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए। और जाहिर है कि पाकिस्तान का स्टैचर बुलंद हुआ है इस पूरी उसमें। पाकिस्तान एज अ नेचुरल चॉइस इमर्ज हुआ है। ईरान भी भरोसा करता है, अमेरिका के साथ भी गुड स्पेस में है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में है, सऊदी अरब के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान होस्ट भी करने को तैयार है। होस्ट कर बात ही हो रही है कि शायद अगर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस हुई तो वो पाकिस्तान में होंगी, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड प्रिपरेशन है वो नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने आपसे दोबारा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आप देखिए कि एक्शंस क्या हैं इसराइल के। उसने लेबनान में जंग बहुत बढ़ा दी है, उसने गज़ा में दोबारा हमला शुरू कर दिया है। गज़ा में हमास का जो लीडर है उसने अल जज़ीरा पे आके कहा है कि अब मैं अपने आप को डिसआर्म नहीं करूँगा क्योंकि सीज फायर जो है उस पर अमल नहीं हो रहा। तो इस पूरी सूरत हाल से ईरान को क्या मैसेज जा रहा है? ईरान को ये मैसेज जा रहा है कि जी, अगर ये जो टेम्प्रेरी सीज फायर की बात कर रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, और शायद वो एक टाइम गेनिंग टैक्टिक है टू हिट बैक। क्योंकि जाहिर है कि इसराइल बहुत बुरी तरह, तल अवीव बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, गल्फ स्टेट्स बहुत बुरी तरह हिट हुई हैं। बट आई थिंक कि इसराइल की हिकमत अमली है कि वो सॉरी ईरान की हिकमत अमली है कि वो उसने अपने अटैक्स को स्प्रेड किया है टुवर्ड्स गल्फ स्टेट्स। क्योंकि मुझे और आपको पता है कि गल्फ स्टेट्स में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इसराइली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो पेन पॉइंट्स ईरान आइडेंटिफाई करता है और फिर वहाँ हिट करता है। और देखिए जो मुजाहरे हुए वो तो अमेरिका में हुए इस जंग के खिलाफ, मुजाहरे तो ब्रिटेन में हुए इस जंग के खिलाफ, मुजाहरे तो तल अवीव में हुए इस जंग के खिलाफ। ईरान में तो अभी भी आपको थोड़ा रिजॉल्व नज़र आता है।
थोड़ा जज्बा नजर आता है, और उनकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका जज्बा ज्यादा है। अब देखना ये है कि इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स, किसमें कितनी हिम्मत है। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ईरान इस जंग को 40 दिन तक सस्टेन कर पाएगा, ने किया है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट टाइम ऑन द शो। अब देखते हैं कि वाकई जो कल डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आई है उसके बाद जो वो डील की बात कर रहे हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी यूएसए दिखाता है और क्या उन शराइत को किसी भी तौर से ईरान मान सकता है या नहीं। इधर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मुलाकात होगी आपसे इस ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त इन द रीजन, और उसकी वजह से जो बाकी क्राइसिस पैदा हो रहा है, जिसमें एक एनर्जी क्राइसिस सबसे बड़ा है, सबको परेशान तो कर रखा है उसने, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी अब दबाव का शिकार हैं। ऐसे में कल वज़ीर आला सिंध की ताजरों के वफ़द से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में लॉकडाउन, मार्केट्स के औकात और रिलीफ इक़दामात पर तफसीली मुशावरत की गई। अच्छा, इस मुलाकात में ताजरों ने अपने रिजर्वेशंस भी सामने रखे और ख़ास तौर पर मार्केट्स के औकात कार और मुमकिन पाबंदियों पर तशवीश का इजहार भी किया। कुछ तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार भी किया और वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मुल्क भर में बाज़ारों के लिए अब एक नई प्रोटोकॉल शेयर कर दिया है, जिसमें 8 बजे बाज़ार बंद करने का फ़ैसला किया गया है और 7 अप्रैल से इसका इतलाक़ होने जा रहा है, यानी आज से इट्स गोना गो ऑन। लेकिन सिंध अभी तक किसी फैसले तक नहीं पहुंच सका है। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर उनसे बात कर लेते हैं। आप सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के। जावेद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर सर। सिंध किसी फैसले तक नहीं पहुंचा है। कुछ बातें आ रही थी कि कुछ ताजरान समझते हैं कि ठीक है, हुकूमत जो भी फैसला करेगी उनके साथ खड़े होंगे, कुछ ताजरान ऐसा नहीं चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि एक तो आप किस तरफ मौजूद हैं और क्या फैसला जो भी करती है सिंध हुकूमत, क्या आप उसके साथ रहेंगे? सादिया सवाल मुझसे की है? जी जी सर, आप ही हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ये असल आवाज आपकी कम थी, थोड़ा दोबारा सवाल रिपीट कर दे तो मैं सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अगर हुकूमत विफाक का ऑप्शन लेती है, जो 8 बजे बाजार बंद करने की बात हो रही है, आप उसके साथ अग्री करेंगे? बिल्कुल सादिया, कल आपको पता है कि वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने ताजरों से एक मुशावरती मीटिंग की थी जी। उसमें मैं भी मौजूद था अपनी टीम के साथ, और हमने वहां एग्री किया है और अपनी तजावीज़ को सिंध हुकूमत को हमने आगाह किया है कि हम मुल्क पाकिस्तान के खातिर जो महदूद टाइमिंग है उसमें हम कारोबार करने के लिए एग्री है, क्योंकि हालात इस वक्त पेट्रोलियम की कीमत के बढ़ने के बाद तमाम लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और बिलखुसूस ताजिर बरादरी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमने सिंध हुकूमत को जो तजावीज़ दी है वो बाजार रात 9 बजे और शादी हाल 11 बजे और रेस्टोरेंट 12 बजे रात तक का टाइमिंग गई। तो वजीर आला साहब ने हमारी तजावीज़ बड़ी गौर से सुनी और उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत विफाक से कर कर इंशाल्लाह 1 से 2 रोज में जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। हम समझते हैं कि ताजिर बरादरी और हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा है कि एक पेज पर आ रही है। इससे पहले यकतरफा जो भी और आते थे तो उसकी वजह से ताजिर बरादरी और हुकूमत में खासी जो है कशीदगी होती थी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डरों को बुलाया और उनसे तजावीज़ ली। तो ये खुशाइन बात है हुकूमत सिंध की, और ताजिर बरादरी ने भी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए तो उसके अंदर माफ कीजिएगा उसके अंदर उनसे एग्री किया है, और इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए जो कुछ भी ताजिर बरादरी कर सकती है वो खिदमत पहले भी की है और अब भी करेगी, कि मुल्क पाकिस्तान हमारा है और इसमें रहने वाले तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अच्छा जावेद साहब, आपने जो औकात कार की तजावीज़ दी हैं वो हार्डली 1 घंटा ऊपर नीचे है ना उसमें, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है फैसल, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब अगर तो 1 घंटा ऊपर नीचे ना करें और जो हुकूमत कह रही है बाकी पूरा मुल्क जो करने के लिए तैयार है, अगर हम भी उस पे हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंट हो जाता आज और हम पूरे मुल्क के साथ शामिल हो जाते। 1 घंटे से आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा?
नहीं, कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। और हुकूमत ने हमें कहा कि 1 घंटा और कम कर दे, हम वो भी एग्री हैं। इसमें कोई हमारा मतलब आपस में कोई डेडलॉक नहीं है इस मसले पे। और इंशाल्लाह ताला ठीक और है। आज जो खत्ते में जो जंग हमारे पड़ोसी मुल्क में ईरान और इसराइल की जो जंग है, उसकी वजह से जो सूरत हाल दुनिया काफी परेशान भी है। और वहाँ जो तेल की जो सप्लाई नहीं होने और उनकी प्राइस बढ़ने की वजह से तमाम ठीक है। मुल्क परेशान है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत और ताजिर बिरादरी में कोई डेडलॉक है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेडलॉक नहीं है। हमने फराखदिली का मुजाहरा किया है और हुकूमत ने भी कल ऐलान वजीर आला साहब ने नहीं करना था। तवक्को करते हैं कि आज और कल तक मतलब ये ऐलान मुतवक्का है। और इंशाल्लाह ताला ठीक है। जैसे बेहतर हुकूमत समझती है, जोर ये बहुत जबर खुशाइन ना हमने बात है पहले जावेद पर। साहब कि आप हुकूमत के साथ मौजूद हैं और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। एनर्जी क्राइसिस ताजरान के लिए भी बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपने शो में अपना तज्जिया और आपकी पूरी जो ताजरान की अंजुमन है उसका जो मौक़िफ़ है हमारे सामने रखा। सुमिता अफजाल साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध की। सुमिता साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारी बात हो रही थी अभी जावेद कुरैशी साहब से। वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, वेट कर रहे हैं कि हुकूमत कब फैसला देती है। तो ज़रा अगर आप हमें बता सकें कि जो नए औकातकार हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसका फैसला सिंध हुकूमत कब तक ले लेगी? थैंक यू सो मच फैसल एंड सादिया। मैं भी सुन रही थी आप उनसे बात कर रहे थे और वाकई में कोई डेडलॉक नहीं है और ताजिर भी हमारे साथ हैं। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है फ्यूल का और आई थिंक हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए जिस तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं। अभी तक सिंध वो सूबा है जिसने अपनी ताजिरों के साथ मिलके जो भी उनकी रिकमेंडेशंस थी आज इंशाल्लाह सीएम साहब अनाउंस करेंगे जो भी लाहे अमल होगा मार्केट्स का और ये सारा। लेकिन फ्यूल का जो ग्लोबल क्राइसिस है और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स के साथ और जो फेयर्स में इजाफा ना करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको टारगेटेड फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी कहा गया है। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है ताकि हम ये जो फ्यूल क्राइसिस अभी आया हुआ है इससे निपट सकें। उसके बारे में अगर मैं आपको बता सकूं जी तो जी वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ताकि फेयर जो है वो हाइक ना करें, बढ़ाए ना जाएं, उसके लिए टारगेटेड फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी जो है उसका मुतारिफ कराई है। ये ट्रांसपोर्टर्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है फ्यूल का वो जो है कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई 1 लाख रुपए आ रहा है और एडिशनल जो है प्रोविंशियल सब्सिडी जो है पर व्हीकल पर मंथ जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। जैसे बसेस हैं उनको अगर 1 लाख वहां से मिल रहा है फेडरल से तो 1,40,000 जो है वो सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है तो उनको 2,40,000 पर महीना मिलेगा ताकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो आपके पब्लिक के ऊपर। इसी तरह से मिनी बसेस का भी है, इसी तरह से कोचेस और वैगन्स का भी है, इसी तरह से सुजुकी जो पिकअप्स होती हैं उनका भी है। हर टाइप ऑफ जो व्हीकल है उसके हवाले से और उसकी डिस्टेंस के हवाले से वो किया गया है। ये इंट्रासिटी सब्सिडी भी है और इंट्रासिटी सब्सिडी भी है। इसके साथ साथ कल रात को सीएम साहब के ऑर्डर्स पे एक इशू की गई है डायरेक्टिव कि स्कूल की जो वैन्स हैं उनके फेयर्स भी ना बढ़ाए जाएं और ये दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स को जो है ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया है ताकि जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है ये इफेक्ट बर्डन ना आए। और जो पिकअप और ड्रॉप ऑफ फी होती है उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। द थिंग इज के जो आपने स्कूल वैन्स की बात की है, एक तो ये कि सिंध हुकूमत का कहना है कि ना बढ़ाएं, तो क्लियर डायरेक्टिव्स हैं इस पे, रिक्वेस्ट तो नहीं है। और दूसरा ये कि क्योंकि वो स्कूल्स के साथ नथी नहीं होती, प्राइवेट होती, वो अपनी बढ़ा देती हैं, तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म क्या उनको भी सब्सिडाइज करने जा रहे हैं? देखिए आपको जितनी भी हैं वो वैन्स हों वो वैगन्स हों, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ हर चीज लिस्टेड है। बसेस, मिनी बसेस, कोचेस, वैगन्स, सुजुकी पिकअप्स, उसके साथ साथ आपकी जो वैन्स होती हैं उन सबको जो है वो जो बर्डन है वो आप हमारे साथ रजिस्टर करेंगे। इस ऐप के ऊपर भी काम किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर्स को बता दिया गया है कि आप हमसे रजिस्टर करें और आप
कि जो भी क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में जो हाइक आई है उसका बर्डन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि महीने में जो बेयर कर रही हैं बसेस को 2,40,000, मिनी बसेस को 2,40,000, कोचेस को 2,40,000, वैगन को 2,30,000, सुजुकी पिकअप्स को 60,000, जो बसेस हैं उनको उनकी लेंथ के ऊपर कि वो कितने किलोमीटर जाती हैं 180 से लेके 350 तक हैं तो उनको 12 लाख तक दिया जाएगा। ठीक है। वैगन जो है 1,80,000 दिया जाएगा। जो वैगन 181 से लेके 350 किलोमीटर जाती है उनको 3,75,000 दिए जाएंगे। इस तरह से ये एक स्लैब्स बनाए गए हैं यूसेज के ऊपर, किलोमीटर्स के ऊपर, ताकि बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर ना आए। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी कल जो है सीएम साहब ने जो है वो मोटरसाइकिल रजिस्टर जिस तरह करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके, उन्होंने कल जो है पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर भी की है और मोटरसाइकिल को भी जो है वो 2,000 रुपए माहाना जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक्साइज की वेबसाइट बिल्कुल के ठीक है ऊपर। सुमैता और साहिबा। अगर आपकी जो बिल्कुल ठीक है। मोटरसाइकिल है वो रजिस्टर अगर नहीं है जी तो उसको भी वेव कर दिया है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। और आपके मुताबिक आज ही फैसले सब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सिंध जो बाकी पाकिस्तान ने फैसला ले लिया है, सिंध हुकूमत ने आज इंप्लीमेंट कर देना, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्मार्ट लॉकडाउन। तो देखते हैं कि ये कैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खैरपुर से शुरू होने वाली पुरस्कार जल्दी बीमारी अब एक बड़े खदशे में बदलती जा रही है। सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती दिखाई दे रही है। बीमारी से बच्चों की हलाकतें बढ़ रही हैं और खैरपुर में नौज़ायदा बच्चों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। किस वजह से हुई, अब तक डिटेल्स क्या है? कमिश्नर शक्कर आबिद सलीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिटेल्स क्या है आबिद साहब? डिटेल्स ये हैं फैसल के जो आपने बात की अपनी तमहीद में कि एक बड़े खदशे का बिल्कुल अंदेशा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 1, नंबर 2 के हलाकतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। आप सब मीडिया के दोस्तों को पता है ठीक है कि जो मार्च के महीने में जो 2-4 अमवात हुई बच्चों की, उसके बाद एमपॉक्स रिलेटेड कोई मौत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट जो 29 मार्च के बाद से अभी तक हालात बहुत बेहतर हैं। इसको हमने फ़ौरन कंटेन कर लिया था जितने हिफाजती इक़दाम लिए थे। और ये कोई पुरस्कार बीमारी नहीं है। बारिशों के बाद जल्दी अमराज की बीमारियां फैलती हैं, जिसमें खसरा भी शामिल है, जिसमें चिकन पॉक्स शामिल है, जिसमें स्मॉल पॉक्स शामिल है। और इस किस्म की चीज़ों को अगर प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया जाए और आवाम में आगाही दे दी जाए, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगा कि खसरा से बच्चा नहीं मरता, स्मॉल पॉक्स से भी नहीं मरता, चिकन पॉक्स से भी नहीं मरता, और इवन खुदा न खास्ता दुनिया में किसी को अगर मॉन्की पॉक्स हो गया तो उससे भी नहीं मरता। मिस हैंडलिंग से मरता है कि उस दौरान अगर हिफाजती इकदाम ना किए जाएं, हेल्थ हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना किया जाए, तो उसके नतीजे में नमूनिया होता है, बच्चा नमूनिया से मरता है। अच्छा सही। आबिद साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं, इतलात ये हैं कि इनिशियली मंकी पॉक्स जो है वो हॉस्पिटल में ही या क्लिनिक में ही स्प्रेड हुआ है, तो ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है कि अवेलेबल लिटरेचर जितना भी है मंकी पॉक्स पे आज तक, उसके मुताबिक इतने कम उम्र बच्चे को, चंद हफ्तों के बच्चे को ये नहीं हो सकता। ये एक बिल्कुल नई रिसर्च का टॉपिक होगा कि कैसे किसी में एक आध बच्चे में पॉजिटिव कैसे आ गया। ये रिसर्चर्स के लिए है। यस, जब अस्पतालों में या घरों में किसी भी जल्दी अमराज के नतीजे में अगर हेल्थ हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो एक तो वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगेगा, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगेगा। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर घरेलू टोटके करने की कोशिश की जाएगी तो वो खसरा से या एम पॉक्स से या चिकन पॉक्स से नहीं मरेगा, वो उसके नतीजे में होने वाले नमूनिया से मरेगा। हमने जब उस हॉस्पिटल को सील किया, डिसइंफेक्टेंट्स को इंश्योर करवाया तमाम हॉस्पिटल्स में, और एसओपीज़ को इंश्योर करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कंटेन है। और आपको अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं मिलेगी कि किसी की तबीयत, हमारे पास जितने भी सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं, आप मीडिया के दोस्त ही हाईलाइट कर रहे हैं कि फला गांव में इतने बच्चे बीमार हैं, जब हम जाते हैं हेल्थ टीम को भेजते हैं तो पता चलता है वो सिंपल खसरा के पेशेंट्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी हुई होती है,
उनको हम आगाही देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, हाइजीन के प्रोटोकॉल्स का बताते हैं, और ये भी बताते हैं ये चंद दिन में अपना पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म करके तो खुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। सर, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि क्योंकि अनस्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ किए गए इन द हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से भी ये आउटब्रेक हुआ है। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ है? जी, बिल्कुल। हमने जो हॉस्पिटल सील करने की कोई रीज़न होगी ना, कि ओह! जब आप एक इंक्यूबेटर पे एक बच्चा, बीमार बच्चा आया और वो बीमार बच्चा चला गया इलाज करवा के, तो उसके बाद उस इंक्यूबेटर को या स्पॉट को डिसइंफेक्ट करना था, ओके। डिसइंफेक्टेंट से फ्यूमिगेशन करनी थी, इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज़ करना था। ये एसओपीज़ तमाम चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट, हम इसको इंश्योर करवा रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन इंश्योर करवा रहा है, और आवाम को भी आगाही दे रहे हैं कि घरों में भी आपने कैसे हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ताकि ना तो ये स्प्रेड हो, ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाए ये बीमारी। ठीक है। ठीक। आबिद सलीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसे इसी तरह ये मामलात हों और ये कि आउटब्रेक ना हो। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और जो बात हो रही है कि कैसे ये चीज़ फैल गई, एक ब्रेक के बाद इस पे हम हेल्थ एक्सपर्ट से भी उनकी राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मंकी पॉक्स और खैरपुर में आने वाले केसेस, जिस पर कमिश्नर साहब ने तो हमें ये तसल्ली दी है कि मज़ीद केसेस नहीं आ रहे। लेकिन आपको याद होगा कि कल के शो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ रिपोर्ट्स कराची में सेंड की गई हैं, आया उनके रिजल्ट्स आए हैं, और मज़ीद इसको स्प्रेड होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, ख़ुद हस्पतालों में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस सब पर बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं वबाई अमराज के। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़र्स्ट ऑफ, बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आप अवेयर हैं तो हमें बताइएगा कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कराची में, डाव में भी आई थी और आगा खान हॉस्पिटल में भी आई थी, क्या उनके रिजल्ट सामने आ चुके हैं? इफ़ यू आर अवेयर, आप हमें अगर गाइड कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस अहम मौजू पे। एमपॉक्स के कुछ केसेस जो है वो खैरपुर से रिपोर्ट हुए थे, और वो गवर्नमेंट ने जिस तरह अनाउंस किया है उसकी इंफॉर्मेशन कि उसको अभी कंट्रोल कर लिया गया है। कराची में इस वक्त कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद काफ़ी लोग थोड़े से कंसर्न हैं। वो मतलब मिलते जुलते कोई भी अलामात वाले पेशेंट सामने आते हैं तो उसकी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और डाव यूनिवर्सिटी में जो पब्लिक हेल्थ लैब है वो इसी मकसद के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से अवेलेबल है 24/7। एमपॉक्स या जो भी वबाई अमराज है उसकी सर्वेलेंस के लिए ये हम वक्त अवेलेबल है। तो इस वक्त कोई भी नया केस इस वक्त रिपोर्ट नहीं हुआ, और जो पुराने केसेस जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं वही फ़िलहाल वही केसेस हैं। लेकिन क्योंकि थोड़े से लोग अलर्ट हो गए हैं, तो जिसको भी थोड़ा बुखार होगा या थोड़ा जिल्द पे कोई ब्लिस्टर होंगे तो वो सस्पेक्टेड केस के तौर पे लोग लेते हैं, और उसको जब टेस्ट किया जाता है तो वो एमपॉक्स नहीं लेकिन कोई और में भी मिलती जुलती बीमारी वो रिपोर्ट हो सकती है। प्रोफेसर साहब, वो जो 7 डेथ्स हुई हैं, वो टेस्टेड पॉजिटिव है मंकी पॉक्स के लिए, इज इट दैट राइट? उसमें 4 केसेस जिस तरह गवर्नमेंट ने बताया कि वो एमपॉक्स पॉजिटिव थे, लेकिन उन बच्चों में अंडरलाइन बीमारी दूसरी भी थी, जिस तरह उनकी जो एक माल नरिश थे, मजीद और उनको कोई बीमारियाँ थी, कमज़ोरी थी, तो जिसकी वजह से एमपॉक्स भी उनमें था। और एमपॉक्स के बारे में यही है कि ये उमूमन जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक हो, खुसूसन वो बच्चे जो माल नरिश्ड हो या उनमें कोई और बीमारी हो, तो उनके लिए ये ख़तरनाक है। उमूमी तौर पे गाहे बगाहे इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन डेथ्स अब तक इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि ये यानी एक इस स्पेसिफाइड, एमपॉक्स ने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया है। बिल्कुल। ऑलराइट। और 2 तरह के एमपॉक्स के वर्ल्ड वाइड 2 टाइप्स हैं, जिसको आप क्लेड कहते हैं या जीनोटाइप्स कहते हैं। तो ओवरऑल तो बीमारी होना बुरी बात है, लेकिन उसमें बुराई में अच्छी बात ये है कि हमारे पास क्लेड 2 रिपोर्ट हो रहा है, जो कि कम जानलेवा एक क्लेड है, कम जानलेवा जीनोटाइप है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी केसेस रिपोर्ट हैं वे क्लेड 2 के केसेस हैं। तो यकीनन एहतियात ज़रूरी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात हमें करनी चाहिए। और जिस तरह इसकी जो ट्रांसमिशन है या स्प्रेड है वो क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, सफाई का ख्याल न रखने की वजह से होता है, तो
तो उमूमी तौर पे अगर हम अपने आप को, अपने आसपास को, स्पेशली बच्चों को, जब हम बच्चों को देखते हैं कि उनको ऐसे सफाई डिस्पोजेबल चीज़ें यूटिलाइज करें, दूसरे बच्चों की चीज़ें उनको न दी जाए, स्पेशली जब वो बीमार हो, तो जिस तरह फीडर है या मास्क अगर उसको लगाना है या उसको ऑक्सीजन स्पेशली हॉस्पिटल में, तो वो डिस्पोजेबल हो या आइसोलेटेड उस पेशेंट डॉक्टर के लिए साहब, अलग से हो। क्या हमें आप बता सकते हैं, क्योंकि वी गॉट टू नो कि खैरपुर में एक अस्पताल को सील भी किया है, क्या प्रोटोकॉल्स अस्पताल आम तौर पर इस तरह की बीमारी जो कंटेजियस हो, ख़ास करके पीड्स के लिए जहाँ पर छोटे बच्चे इन्फेंट्स ज़्यादा हो, क्या फॉलो होता है प्रोटोकॉल? उमूमी तौर पे तो यही है कि जो हाइजीन है उसको इंटैक्ट बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को भी। और जब खुदा न खास्ता बच्चा हॉस्पिटलाइज हो तो एक SOP हम कहते हैं IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि इन्फेक्शन बच्चे को हॉस्पिटल से भी ना हो और वो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर भी इन्फेक्शन फैलाता हुआ ना जाए। तो दोनों तरफ से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि बच्चा अगर बीमार है तो वो सेहतमंद होकर घर चला जाए, वो हॉस्पिटल से कोई दूसरी बीमारी लेके ना जाए। एक बीमारी की सेहतयाबी के लिए वो हॉस्पिटल में आया है तो उसको हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से कोई बीमारी मजीद वो एक्स्ट्रा लेके ना जाए। तो इसके लिए IPC मेजर्स होती हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं, जिसमें सफाई सुथराई का ख्याल हो सकता है, डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल है, ग्लव्स का इस्तेमाल है, पेशेंट को जो केयर करते हैं नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो ग्लव्स हर पेशेंट के लिए अलग ग्लव्स पहनते हैं। एक पेशेंट जब वो डील करता है तो बीच में वो हाथ वॉश करके दूसरे पेशेंट को टच करता है, या उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं स्पेशली अगर वो ऑक्सीजन पे है या वो इंक्यूबेटर में है, तो वो एक पेशेंट के लिए यूज़ जब हो जाए तो जब पेशेंट वहाँ से मूव करता है तो उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, बिल्कुल क्लीन करना होता है। तो ये SOPs पे अगर अमल करें, और उम्मीद और ये SOP पे अमल होता है, ये एक गुड प्रैक्टिसेस हैं हेल्थ केयर की, तो कोई वजह नहीं है कि वो बीमारी अच्छा, फैले। ये तो आपने अच्छी मंकी बात पॉक्स इसमें के लिए बता दिया डॉक्टर साहब। अब चूंकि चिकन पॉक्स भी साथ ही साथ फैल रहा है और आपको ये पता है कि चिकन पॉक्स हवा में फैलना शुरू होता है, अब पीड्स में ये होता है कि एक इंक्यूबेटर, उसके साथ दूसरा, तीसरा और इसी तरह से चौथा कॉट। तो फिर अगर किसी बच्चे को इन्फेंट को खास करके चिकन पॉक्स है तो फिर तो उसे फिर कम्प्लीटली अलग से आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि वो बाकी बच्चों में ना फैले। बिल्कुल, जो ज़ाहरी अलामात वाली बीमारी जिस तरह चिकन पॉक्स है तो उसको यकीनन वो अलग रखते हैं और वो दूसरे बच्चों से उसको डिस्टेंस रखा जाता है, उसको सेफ रखा जाता है। तो यही प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है और अपनाई जानी चाहिए। कहीं पे अगर ये अपनाई नहीं जाएगी तो ज़ाहिर बात है बीमारी फैलती है, और यही प्रैक्टिसेस IPC या इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कहलाती है। इसके लिए बाकायदा स्पेसिफाइड स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ में भी और फिजिशियन डॉक्टर में भी, जो ID स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं और बार बार उसकी सैम्पलिंग करते हैं। उस इंक्यूबेटर से, उस बेड से वो इन्वायरमेंटल सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट होता है कि खुदा न खास्ता कहीं पहले से कोई ये वायरस या बैक्टीरिया मौजूद तो नहीं है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस रूटीनली ऑब्जर्व होती हैं हर अच्छे हॉस्पिटल में, हर अच्छे हेल्थ केयर सेटिंग में। और इन्हीं IPC प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हुई जिसका कमिश्नर के ख़त में भी मेंशन है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, आप हमारे साथ इस मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो बिल्कुल केसेस आए, बट एक अच्छी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द इंतज़ामिया एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स ये इतनी घबराने की बात नहीं। हाँ, ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को ये चीज़ हिट करती है तो प्रोटोकॉल्स लें, और इसको जो है वो कंट्रोलेबल है, ये ऐसा नहीं है कि ये जानलेवा है। विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, एक बार फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में जो मौसम है किसी कोने में कोई करवट लिए हुए है। शुरुआत करें अगर कराची की, तो गुज़िश्ता रोज़ हल्की बारिश हुई जिससे मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन अब कुछ इत्तलात हैं कि शायद ये वो आखिरी छींटें या बूंदें थीं जो कि कराची ने देखी हैं। अब मामला गर्मी की तरफ जाएंगे और मुल्क के लेकिन दीगर जो शहर हैं वहाँ पे सूरत हाल है यकसर मुख्तलिफ, और यहाँ पे तो तेज़ बारिश भी हो रही है, जालाबारी भी हो रही है। सॉ फ्रेंड्स पिक्चर एट फेसबुक, और कोयटा में शी इज़ पोस्टेड चिलिंग,
तो क्वेटा में तो इस वक्त चिलिंग चल रही है भाई। लेकिन इसके साथ साथ हम जो तशवीशनाक सूरत हाल भी खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होती जा रही है, बलूचिस्तान में सैलाब के खदशात हैं, ये भी वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है कि ये बारिशें आइंदा दिनों में अगर बारिशें होती हैं तो वो क्या डेडली हो सकती हैं, क्या वो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इसी पर बात करते हैं। इरफान वर्क साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। सर, वी विल टॉक अबाउट कराची ऑब्वियसली, लेकिन पहले ज़रा बलूचिस्तान और केपी की सूरत हाल आपसे जान लें। बताइएगा मज़ीद क्या है बारिशों की प्रेडिक्शंस केपी में और बलूचिस्तान में। देखिए जी, आज इनमें जो है आज जो होगा इसमें बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके होंगे वहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये वाला जो स्पेल होगा 8 तारीख कल जो होगा, कल और परसों ये KPK में होगा। अब बलूचिस्तान में जो है बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, बाज़ में दरमियानी बारिश हुई है, तो वहाँ पर इससे जो है ना थोड़ा सा फ्लैश फ्लडिंग इलाकों में हुई है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर ये मज़ीद बारिश करेगा। अभी भी अगर आप देखें तो पारा चिनार में 42 मिलीमीटर बारिश जो 24 घंटे की रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा पेशावर में जो है वो हमारे पास 27 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड हो गई है। तो इसी तरह दूसरे इलाकों में भी बारिश हो रही है और ये कंटिन्यू करेगी आज दिन भर। ओके। अच्छा विर्क साहब, कराची के हवाले से क्या अहकामात हैं मौसम के, तरह ये तो बताइए। कल थी एक्सपेक्टेड, वो हल्की फुल्की हुई, मजीद कोई है स्पेल या नाउ कराची इज गोइंग टुवर्ड्स इट्स समर्स? देखिए, कराची में जो ये स्पेल था इसने बाज़ जगहों पे बारिश की है, बाज़ जगहों पे बारिश नहीं हुई और ये अब कराची के इलाकों से निकल गया है। अब आने वाले दिनों में कराची में मौसम खुश्क रहेगा। अगर कराची में मौसम खुश्क होगा तो लाजमी तौर पे कराची में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन अभी अगले 2 से 3 रोज़ यकदम नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर सही है। सर, अपर एरियाज़ में जो बारिशों की सूरत हाल आप बता रहे हैं, हमें ये भी पता है कि अभी प्री मानसून बारिशें भी होनी हैं, मानसून बारिशें भी होनी हैं, तो ज़रा वो हमें पैटर्न समझा दें कि ये बारिशों का स्पेल कब ख़त्म होगा और अगला क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उससे क्या कोई ख़तरे वाली बात हो सकती है। देखिए, अभी फिल वक्त जो अप्रैल में ये वाला स्पेल था ये एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली थी, मगरबी हवा का सिलसिला था जिसने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की है। ये 9 तारीख को हमारे इलाकों से काफ़ी हद तक निकल जाएगा। 10 तारीख को 9 या 10 को जो है ना ये GB में थोड़ी बहुत बारिश करेगा। इसके अलावा जो है और कहीं नहीं है। फिर आने वाले दिनों में अगले जो रोज़ होंगे वहाँ पर मौसम पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क ही रहेगा। ओके। तो वो जो इससे पहले प्रेडिक्शंस आ रही थी सैलाबी सूरत हाल की, उसकी कोई फ़िक्र करने की हमें ज़रूरत है या उसकी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? जो हमने पिछले साल देखा, मई से लेकर अगस्त तक बारिशें वक्फे से जारी रही। देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास मई का महीना होता है उसमें हीट वेव आया करती है और मई में गर्मी होती है और मई के महीने में पाकिस्तान में क्लाइमेटिकली बहुत कम बारिशें होती हैं। ठीक है। और जून का जो महीना होता है, जून के वस्त के बाद जो है हमारे पास प्री मानसून की बारिशें होती हैं और उसके बाद जो है ना साथ ही मानसून शुरू हो जाता है। अभी जो है अप्रैल या मई में इस तरह की मानसून की सिचुएशन नहीं। ओके, वन मोर थिंग सर, कराची ने इस बार ये जो मार्च अप्रैल में बारिशें देखी हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थी, क्योंकि पिछले 10 साल तक तो हमने ऐसा नहीं देखा कि इस विंडो में बारिश हो रही है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अच्छी चीज़ हुई है, ये क्या हुआ है ये अमल? देखिए, जो जिस तरह के हम लोग आपने सुना सबको जो है ना आज ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो एटमॉस्फेरिक के जो है सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं। जो एटमॉस्फेयर आज से कुछ अर्सा पहले बिहेव करता था, अब उसका बिहेवियर डिफरेंट है, थोड़ा बहुत जो है ना वो लिटिल बिट डिफरेंट है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह आपने सुना है कि जो आर्कटिक और एंटार्कटिक की आइस बहुत रैपिडली मेल्ट हो रही है। मेल्टिंग की वजह से आपका जो ओशन के जो है टेम्परेचर्स जो है ना उसमें डिफरेंस आता है। इसकी वजह से सर्कुलेशन पैटर्न में चेंजेस आती है। जी सही। और ये बता दीजिएगा कि अभी भी थोड़े से परेशान नज़र आते हैं किसान, उनकी फसलें जो हैं वो इससे मुतासिर हो रही हैं, आगे भी बारिशें होने जा रही हैं।
तो कितना अफेक्ट करेगा ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को? देखिए, ये वाला जो स्पेल है ये गुजर जाएगा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में किसानों के लिए बेहतरी होगी। अच्छा। और ऐसा कोई मौसम आने वाले दिनों में जो है ना वो नहीं होगा। जैसे ही अगर फिल वक्त को ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्पेल गुजर जाएगा तो किसान हजरात को कुछ दिन मिल जाएंगे, उसमें अपनी वो फसल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। उम्मीद ये जो बारिशें हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ही लाएँ और नुकसान कम से कम हो, जैसे केपी में हमने देखा है, और आने वाली सूरत हाल जो है पूरे मुल्क के लिए अच्छी हो, खासकर के लिए किसानों के लिए कोई अच्छी खबर हो। भाई फिलहाल अगले अगले कुछ दिन तक बारिश ना हो, प्लीज उसकी वी आर कुछ डन विद वजूहात बारिश, हैं। वी हैव हैड इनफ। उसकी वजूहात ये हैं कि पीएसएल हो रहा है और उसके मैचेस जो है ना वो बड़े डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कल का मैच डिस्टर्ब नहीं हुआ। मुल्तान सुल्तान्स ने जो इस वक्त कहर ढाया हुआ है पीएसएल में, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा बॉस। रावलपिंडीज को भी शिकस्त दे दी, उससे एक दिन पहले भी जो है ना उन्होंने अपना मैच जीत लिया था। तो कदाफी स्टेडियम में जो मैच खेला गया, एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि 130 पे फारिग हो जाएगी ये टीम, लेकिन फिर लेट ऑर्डर हिटिंग सैम बिलिंग्स की तरफ से किसी तरीके से एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो 183 पे पहुंच गए। लेकिन हम ये देख रहे हैं सादिया कि साहबजादा फरहान और स्टीवन स्मिथ के लिए कोई भी टोटल रिस्पेक्टेबल लग ही नहीं रहा है। क्या ही जबरदस्त, ऑल्दो कल ऑल्दो के स्टीवन स्मिथ नहीं चल पाए, लेकिन फिर जॉश फिलिपे ने मैदान में रन्स की जो बरसात की है, आउटस्टैंडिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर साहबजादा फरहान। पर्पल पैच नहीं, उसने तो पूरा का पूरा ही जो है वो कारपेट जो है हिट किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग साहबजादा फरहान। पिछले 18 महीनों में तकरीबन कोई 9 सेंचुरियां हो गई। दिस इज अमेजिंग स्टफ। एंड द फैक्ट दैट उनको जितना ज़्यादा फैसल कॉन्फिडेंस साहबजादा फरहान को मिलता चला जा रहा है, मतलब वो अपनी अब असल क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। वो बहुत अच्छी शॉट्स जो हैं वो खेल रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि वो एक अच्छी क्रिकेट जो हम बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं 360 वैसे वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उनकी लग रही है, अच्छी फॉर्म उनकी लगी हुई है और उनके लिए बड़ा अच्छा हो रहा है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो ये कि मुल्तान सुल्तान डिड गुड विद द बॉल एज वेल इन अ वे कि उन्होंने कंटेन किया, बाद में नहीं हुआ तो उनको अपना प्लान भी पता था, वेयर जो हमें रावलपिंडी में नज़र नहीं आ रहा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रावलपिंडी कहाँ कैसे यहाँ से करती है। इतने बड़े बड़े नाम है रावलपिंडी की टीम में, नहीं, जो बड़े नाम हैं उनमें से एक को तो आप भूल जाए ना, आप नसीम को भूल जाए, लेकिन आमिर उनके पास है। मतलब बॉलिंग में तो डिजास्टरसली फेलियर नजर आ रहा है रावलपिंडी। कल जो हो गया ना मोहम्मद आमिर के साथ, बस वो मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि देयर इज अ लेसन इन दिस कि जब व्हेन यू आर इन द बैटलफील्ड यू कांट बी अ कमेंटेटर एज वेल। आप बाहर से बैठ के बोले अरे यार इसने जंग अच्छी नहीं लड़ी। तो मोहम्मद आमिर एंड अदर प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं, अभी भी पीएसएल खेल रहे हैं, दीगर लीग्स खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये अब जेब नहीं देता कि वो अब जाके किसी चैनल पे बैठ के ये बोलें यार बाबर और रिजवान स्लो कितना खेलते हैं। खैर, तो सिचुएशन ये है कि कल मोहम्मद आमिर की भी खूब धुनाई हुई। रिशाद हुसैन को तो एक ओवर में 4 छक्के पड़े। साहबजादा फरहान ने लगातार 3 छक्के मारे, छक्कों की हैट्रिक कर दी। फिलिपी ने बोला ये लास्ट गेंद है, मैं भी 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, उसके बाद आखिरी एक रन बना। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा रिशाद के लिए भी खास तौर पर, इवन आमिर के लिए भी, एंड रेस्ट ऑफ देयर बॉलर्स, दे वर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। कल हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे फैसल कि आमिर अपनी पूरी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोई भी बॉलर हो वो फॉर्म में ना भी हो तो पहला ओवर तो आप कम से कम रिस्पॉन्सिबली और रीजनेबली करवा पाते हैं। उनको पहले ही ओवर में बड़े रन पड़ गए। सो आई एम थिंकिंग इज इट, एंड रिजवान ऑल्सो ही इज़ नॉट बीन एबल टू पुट अप, किस तरह से कल वो आउट हुए, मैं उनका वो रिव्यू नहीं भूल सकती। ही बीइंग अ विकेट कीपर, मिडिल स्टंप पे गेंद आ रही है, आप एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं, आपको क्यों लगा कि आपको रिव्यू लेना है जो ज़ाया हो गया, और फिर आपने कामरान की बात क्यों मानी? सो आई वाज लुकिंग एट अ टीम दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। उनको लग रहा था उन्होंने हार ही जाना है। नॉट कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग बैड, इंजरीज से हिट हुई। वेल, होता ही है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करें शुरू में, पिंडीज ने 2 मैचेस ऐसे खेले जिसमें उन्होंने 200 प्लस किया है, लेकिन 200 प्लस करने के बाद भी जब आप चेस करवा दें उसको, तो उसका मोराल तो बहुत नीचे जाना ही है। लेकिन मोराल इस वक्त अप है मुल्तान सुल्तान्स का। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि मुल्तान इस वक्त पीएसएल
के टेबल पे टॉप किया हुआ है। हाँ, ये देखना ज़रूर है कि मुल्तान ने जो है वो 5 मैचेस खेल लिए हैं और पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले हुए हैं, तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन अब जो मैचेस हैं वो अब कराची में होना शुरू होंगे। और अच्छी बात है कि जैसा पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस कर लिया कि कराची में जो बारिश हुई वो कल आखिरी बारिश थी, इसके बाद बारिश नहीं होगी, तो हम कराची में फुल 20 ओवर के मैच देख पाएंगे। आज का गैप डे है, कल पेशावर का आपने जिक्र किया, एक अच्छी चीज ये है कि उनका हैदराबाद से मैच, और हैदराबाद अच्छा नहीं कर रही, तो पेशावर को ज्यादा नुकसान होने वाला है नहीं इतने गैप के बाद मैचेस खेलने के लिए, बिकॉज हैदराबाद इतना अच्छा नहीं करी, तो हो लग ऐसा रहा है कि पेशावर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। हैदराबाद सिर्फ अच्छा कर रही है मीम्स में। अरे शानदार शानदार, प्लेइंग वेल। आग लगे बस्ती में, हैदराबाद अपनी मस्ती में। इसके साथ लेते हैं ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। और कुछ ऐसी मोमेंट्स और कुछ ऐसे सितारे होते हैं हमारी लाइफ में कि जिनके बारे में बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। बर्फ से ढकी वीरान ज़मीन, मनफी दर्जाए हरारत और हर कदम पर एक नई आजमाइश, मगर हौसला हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। पाकिस्तान की एडवेंचर एथलीट समर खान ने आर्कटिक की 300 किलोमीटर तवील बर्फानी मुहिम का कामयाबी से मुकम्मल उनको कर लिया है, और ये क्रेडिट और इसकी हिम्मत के लिए हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यू गो। अच्छा, ये तो हमने मूवीज में देखा था ना, ये जिस तरीके से इस पे तो मूवीज बहुत सारी बनी हुई है, बट दिस इज एन एब्सोल्यूट ड्रीम कि आपके पास आर्कटिक वुल्व्स हों और पीछे जो आपकी स्लेट और उस पे यू आर ग्लाइडिंग थ्रू द स्नो। यस, यू आर जनरली स्लेइंग। यस। अच्छा, और समर खान जो है आर्कटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली ऑब्वियसली पहली पाकिस्तानी एथलीट हैं, और ये एक सिर्फ सफ़र नहीं है बल्कि हिम्मत, हौसला, खुद को पहचाने की कहानी है। और समर इस तरह की चीज़ें पहले भी करती रही हैं। शी इज़ रोड अ बाइक टू द K2 बेस कैम्प और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमारे साथ समर ही मौजूद हैं, और सबसे पहले तो समर को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तानी परचम जो है आर्कटिक में सरबुलंद करने का। समर, कितने अरसे की थी ये तमाम तर एक्सपीडिशन? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। और ये था तकरीबन 1 हफ्ते का एक्सपेडिशन था, 300 किलोमीटर इंटायरली अक्रॉस आर्कटिक बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे। It was beautiful to see you। मतलब आपके जितने भी क्लिप्स हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर mesmerizing है और बहुत ही मूवी लाइक है। ज़रा हमें बताइएगा टेम्परेचर्स क्या थे वहाँ पर? टेम्परेचर ड्रॉप होता था बिटवीन -20 to -30, और हमने स्नो स्टॉर्म में भी स्लेड किया है, हमने जंगलों के बीच में से भी डॉग स्लेड किया, हमने फ्रोजन लेक्स के ऊपर से डॉग स्लेड किया, पुराने जो घोस्ट टाउन्स होते हैं जहाँ पे आपको वुडन हट्स दिखते हैं जंगलों के बीच में, वो खाली पड़े होते हैं, तो वो हॉरर मूवी वाले सीन्स भी आते थे बीच में। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, शार्प टर्न्स में हम गिरे भी हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो हमारा डेली शाम को यही क्वेश्चन मार्क होता था कि पता नहीं फिनिश लाइन क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। समर, आपकी एक तस्वीर है जिसमें आपके बैकग्राउंड में आपका कैंप है और उसके बैकग्राउंड में एक सनसेट का विजुअल है। मुझे बताइए कि ऐसी एरियाज में सनसेट्स एंड सनराइजेस कैसे होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं? अच्छा, वहाँ की रात हमारी तरह नहीं होती वो, क्योंकि आर्कटिक की रात थी, और आर्कटिक सन के बारे में आपने सुना होगा, तो बहुत ज़्यादा रोशन रात होती थी और बहुत लेट सूरज डूबता था, और वो कम्प्लीटली डूबता भी नहीं था, आपके आसमान के एक साइड बहुत रोशन आपको नजर आ रही होती थी। और आई वाज लकी कि जब मैं पहली रात वहाँ पहुंची तो मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिले, और बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसी सख्त सर्दी और हवाओं में हम कैंप करते थे, कैंप उतारते लगाते थे, तो हमारी उंगलियां बहुत फ्रीज हो जाती थी। उसी में हम अपने हस्कीज को मैनेज करते थे। हर एथलीट को 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज में लगे थे। ओके। अच्छा समर, वन थिंग, आप ये जो एडवेंचर एथलीट जो है ये आप कर रही हैं, इसका आपने सफ़र तो पाकिस्तान से शुरू किया ना, वो बाइसिकल राइड करना टू द K2 बेस कैम्प एंड इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। जस्ट एक अंदाजे के मुताबिक ये जो आप गई यहाँ पर आपने सारा किया, तो इसको जाहिर सी बात है आपने पे किया होगा, उस रीजन की टूरिज्म इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हुई होगी ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते बहुत सारे एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो कि कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलप नहीं हैं। सो एज ए एडवेंचर एथलीट आपको क्या फील होता है कि हम कितना बड़ा पोटेंशियल रखते हैं अपने पास और हम उसका क्या कर रहे हैं?
आपको पता है, जब मैंने इन प्रोग्राम्स के जरिए मैं बहुत कैश करती हूँ पाकिस्तान को और बहुत प्रमोट करती हूँ, तो मैंने जब उन्हें बताया कि हमारे पास दुनिया की 5 बड़ी माउंटेन्स हैं 8,000 मीटर से ऊपर, और हमारे पास दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं, सब कुछ है, तो वो बहुत हैरान हुए। और उनमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था K2 पाकिस्तान में है। और तो और हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसी माउंटेन्स हैं इन 7,000 मीटर्स जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो हमारा बहुत बड़ा माउंटेन पोटेंशियल, जो हमारा पूरा बैकयार्ड है, प्लेग्राउंड है, वो अभी तक हमने सही यूटिलाइज नहीं किया हुआ। वी कैन बी द पायनियर्स ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स। अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड समर कि किस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकती हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन यूज़ योर एक्सपर्टीज इन वॉट एवर वे। अब मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस मतलब वहाँ पर ज़ाहिर है आप हमने देख लिया अक्रॉस नॉर्थ पोल पर क्या चैलेंजेस है आप, बट इधर पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीज़ डेवलप करनी हो, टूरिस्ट को इधर लेकर आना हो, तो क्या चैलेंजेस है हमारे पाकिस्तान में इस तरह की इस तरह के स्पॉट्स में टूरिज्म लेकर आने में? आपके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं, तो आपकी साइट सीइंग करते हैं, माउंटेन्स देख लेते हैं, लैंडस्केप देख लेते हैं, बट देन व्हाट नेक्स्ट? आपके जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटीज। तो क्या हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है? हमारे पास वाइट रिवर राफ्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास माउंटेन बाइकिंग के ट्रेल्स हैं और साइकिल्स हैं जो वो हायर करके उन माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर सकें? सो ऑल वी लैक इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने इन जगहों को डेवलप नहीं किया। अगर हम इन्हें मार्क करें, इन सारे ट्रेल्स को, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज देके उसको ओपन कर दें, बोथ फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड एथलीट्स, तो आपका बहुत बड़ा जीडीपी यहाँ से डेवलप हो सकता है। और आई एम देयर, माई एक्सपर्टीज आर देयर, आई एम रियली ओपन टू वर्क विद एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि मैं इन सारी जगहों पे 8-10 साल से आ जा रही हूँ और मैं इनको कंपेयर करती हूँ विद इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई नो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन समर, कुछ दीवाने हैं ना यहाँ, वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, वो फिर निकल पड़ते हैं बैकपैक लेके एंड ऑल। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता था कि एज अ फीमेल भी एंड नॉट एज अ फीमेल, एज एडवेंचर एथलीट भी, चैलेंजेस क्या आते हैं प्रिपेयर अपने आप को? फॉर इंस्टेंस मैं और सादिया सोचे कि चले यार अब हम ज़रा करते हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें टू डू ऑल दीज थिंग्स? सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी है जिसने ये सारा काम करना है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो बेसिक फिटनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होना चाहिए। मैं पूरे साल ट्रेनिंग करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट पैक के साथ, हाइकिंग, रनिंग, और मैं पर्पसली मैं जाती हूँ 4-5 हज़ार मीटर से ऊपर हर दूसरे तीसरे महीने, ताकि मैं एल्टीट्यूड गेन करूँ। क्योंकि जब मैं ऐसे इलाकों में जाती हूँ या ऐसे ग्लोबल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे जब आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि बहुत कम होती है, तो वो आपकी बेसिस के पूरे मुल्क को जज कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे होती है कि हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, ताकि वो हमारे आने वाले हमसे बाद जो लोग जाएंगे उनको बताएं कि पाकिस्तानी कितने स्ट्रांग होते हैं। सो आप खुद को बहुत ज्यादा अपने उस लेवल पे लेके जाना होता है, एलीट लेवल पे, ताकि आप पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करें। राइट समर, आपने अभी जिक्र किया है यहीं की जर्नी में स्टॉर्म्स भी थे और उन तूफानों के बीच में भी आप ट्रैवल करी थी। ऑब्वियसली जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, कितना प्रिडिक्टेबल होता है कोई भी स्टॉर्म, और कितना टाइम होता है आपके पास टू रिएक्ट एंड प्लान? अब जितना भी वेदर स्टडी कर ले, माउंटेन्स आर ऑलवेज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और स्पेशली आर्कटिक में तो वेदर वाज चेंजिंग लाइक आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स। सो वहाँ पे आई वुड कीप, आपने देखा होगा मैंने वो हैवी पोलर जैकेट सी पहनी होती थी, क्योंकि हर 10-15 मिनट बाद टेरेन चेंज होती है। सो एज वी एंटर इनटू फ्रोजन लेक्स, वो माइल्स फ्लैट एक यूनिवर्स आपको नजर आती है, बहुत वास्ट सी, और वहाँ पे इतनी एक्सट्रीम चिल इवेंट्स होती थी, और मैं बड़ी मुश्किल से अपने ग्लव्स उतार के उसको कैप्चर करती थी, और 2 मिनट में आपकी उंगलियां फ्रीज हो जाती हैं। Yes, we can only imagine. और मैं ना इस वक्त इमेजिन कर रहा हूँ, हमारे पास पाकिस्तान में जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की, एडवेंचर एथलेटिज्म की बात करते हैं, तो स्कीइंग एक चीज़ आती है। पाकिस्तान में वी हैव गॉट जस्ट 2, और उसमें से भी एक प्रोफेशनल है, दैट इज़ इन द नलतर, दैट्स PF डेपो, और एक तो फिर मालूम जब्बा, दैट्स नॉट इवन स्पोर्ट्स। सो ऐसी कौन सी जगहें हैं समर, फर्ज कीजिए अगर आपको आज अप्रोच किया जाए, कहा जाए कि जनाब आप डेवलप करें कोई इस तरह की, ऐसी कौन सी जगह है जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं और उसको डेवलप करें, तो वी कैन गिव इट अ स्टार्ट फॉर अस पाकिस्तानीज एटलीस्ट?
हमें बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा टॉप लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है किसी भी। अभी पब्लिक रिजॉर्ट पूरे पाकिस्तान में एक है मानम ज़फर, जिसको हर कॉमन बंदा एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो उसकी स्लोप इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन वी हैव किलोमीटर्स लॉन्ग स्लोप्स इन नॉर्थ, बोथ इन केपी एंड जीबी। अगर डीप माउंटेन्स में जाएं, सिर्फ वहाँ पे बेसिक सा एक चेयर लिफ्ट आप इंस्टॉल कर दें और कुछ हट्स जहाँ से आप बेसिक शुरू करें, और वो सिर्फ एथलीट्स ही उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वहाँ पे आप लग्जरी रिजॉर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें। उसके साथ नेचर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे आपका स्पोर्ट्स डेवलप हो जाएगा और इंटरनेशनल स्कीयर्स, स्नोबोर्डर्स आपके पास आने लग जाएंगे, आपका स्नो स्पोर्ट्स प्रॉपरली रिकग्नाइज हो जाएगा ग्लोबली। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग समर, अगला एक्सपेडिशन, अगला चैलेंज क्या करने जा रही हैं? तो आपको पता होगा कि हम परसुइंग 7 समिट्स, और दुनिया के 7 बरआज़मों में से 3 बरआज़मों की हाईएस्ट पीक मैं कर चुकी हूँ, और चौथे के लिए मैं भी काम कर रही हूँ, बोथ ऑन स्पॉन्सर्स एंड ट्रेनिंग। सो अगर वो हो जाता है तो फिर मैं इंशाल्लाह अपने 4th 7 समिट की तरफ जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज कीप ऑन मेकिंग अस प्राउड और बॉश कीप अस पोस्टेड। वीड लव टू सी यू ट्रैवलिंग एंड मेकिंग न्यू रिकॉर्ड्स, इजंट दैट? क्योंकि हम नहीं कर पा रहे तो कोई तो करे। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले हम हिम्मत और हौसले की बात कर रहे थे, और हिम्मत और हौसले की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो लगेगा नहीं अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन जब आप में हो हिम्मत तो फिर आप ना उम्र देखते हैं, ना आप अपना टारगेट देखते हैं, ना आप चैलेंज देखते हैं, बस एक तहैया करते हैं और फिर आप कर देते हैं। 90 साल की खातून, इन्होंने क्या किया जनाब? अमेरिकी रियासत ओहायो की एक मॉमर एथलीट हैं, उन्होंने 90 साल की उम्र में रिकॉर्ड बनाया है। एन क्रेल ने तकरीबन 3 मिनट तक डेड हैंग पोजीशन में लटक कर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बनाया नहीं है, तोड़ दिया है। रिकॉर्ड नहीं है, न्यू रिकॉर्ड ना। हाँ, यानी कि इससे पहले एक रिकॉर्ड था, इन्होंने एक तो अच्छा, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि वो जो इससे पहले वाला था ना, दिस इज ब्यूटीफुल, ये है असल, दिस इज, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा एंड देन वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स केम अप और उन्होंने कहा कि वेल डन एंड या, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हेन यू आर गोइंग, आप अपना कोई नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हो और आपके आसपास के सारे लोग आपके साथ हो, और यही किया है एन क्राइल ने। शी इज़ 90 years old और उसके बावजूद उन्होंने अटेम्प्ट किया इन दिस एज इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना, और डेड हैंग करना मतलब किसी नौजवान के लिए भी इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, यू नो, आपके शोल्डर्स गिव अप करने लगते हैं, आपके रिस्ट गिव अप करना, और आपके हाथ फिसलने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जवान, हम तो अभी बच्चे हैं, यू नो, द पीपल हु आर ग्रोइंग अप दे वुड वांट टू, यू नो, रियली अटेम्प्ट समथिंग लाइक आप दिस। बच्चे हैं तो फिर क्या ही बात है। वेल चले, ये तो हम बच्चे में हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को करने को ठान ले, तो चाहे वो डेड हैंग हो या फिर चांद से दूर 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 तक जाने की बात हो, वो कर ही गुजरता है। आर्टेमिस 2, और अब ऑफिशियली ये हो गया है कि सबसे दूर तक जाने वाले ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो अब दे आर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री नाउ। सदियों से जो राज बने हुए थे वो अब सामने आ रहे हैं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने ना सिर्फ चांद के फार साइड, वो फार साइड के जहाँ पे अंधेरा है उसकी झलक दिखा दी है, इंसान को एक नए जाविये से कायनात को समझने का मौका भी दे दिया है। एंड दीज 4 पीपल, रीड, विक्टर, क्रिस्टीना एंड जेरेमी, उन्होंने वो इंसानी तारीख में वो इंसान बन गए जिन्होंने ज़मीन से चांद तक सबसे लंबा सफ़र कर दिया। आई वंडर कि ये जो डार्क साइड है सादिया, इन्होंने क्या वहाँ पे देखा होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मर्स 3 डार्क साइड पे डिसेप्टिकॉन्स थे बहुत सारे, जो वहां पे जाके गए थे, और उसके बाद उन्होंने दुनिया पे हमला कर दिया। वेल दैट्स अ मूवी। जो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स जिन्होंने अपोलो 13 देखी होगी, आज हम अपनी टीम से भी सुबह में यही डिस्कस कर रहे थे कि उसमें आपने ज़रूर, आपको याद होगा एक सीन के जब यू नो अपोलो की टीम ये डिसाइड करती है कि उन्होंने लैंड करना है बट वो नहीं कर पाते, फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और उनको एक लॉन्गर रूट लेना पड़ता है। सो अभी जो इस वक्त आर्टेमिस 2 का रूट है, दैट्स द लॉन्गेस्ट एड दैट दे हैव मेड इन ऑर्डर टू गो अक्रॉस द मून। और सबसे बड़ी बात, ये अपने साथ कौन सा फ़ोन नहीं लेकर गए हैं, आईफोन 17 मैक्स प्रो भी है, इनके पास निकन के कैमराज भी हैं। सो ऑल द कैमराज जो हम आम जिंदगी में यहाँ ज़मीन पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
उन सब से वहाँ पर तस्वीर ली जा रही हैं। एंड वेल आई एम ऑल्सो हर्ड कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बड़े खुश हैं इनसे कि इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, एंड होपफुली व्हेन दे आर रिटर्निंग उनको वेलकम लंच या डिनर भी मिलने वाला है। चलो ट्रम्प किसी से तो खुश हैं, मैं अभी भी वहीं फंसा हुआ हूँ डिसेप्टिकॉन। ट्रम्प की बात की या डिसेप्टिकॉन्स, वाह दैट्स सो कंसाइज। विद दैट हम आपसे लेंगे इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखना ख्याल, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।